दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है ADHD एंड ADD। तो ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और ADD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसमें जो है ना बच्चों का जो है ना अटेंशन, इम्पल्स कंट्रोल और हाइपर एक्टिविटी पे अपना कंट्रोल जो है ना उनके कंट्रोल को अफेक्ट करता है बेसिकली। तो ADD जो है ना इसी एक सब टाइप है जो बच्चों के अटेंशन के जो इश्यूज होते हैं उसको अफेक्ट करता है। तो बेसिकली अगर रीज़न फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन कुछ रीजंस हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे आपके तो जेनेटिक्स में हो गया कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ADHD है तो चांसेस होते हैं कि बच्चे भी जो है ना होने का रिस्क रहता है। दूसरा हो गया ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे ब्रेन का जो एरिया है जो अटेंशन और इम्पल्स कंट्रोल को जो मैनेज करता है आप कह दो, तो वो जो है ना उसमें कुछ डिफरेंसेस पाए गए हैं स्टडीज़ में। तीसरा हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में जो है ना लेडी ने अगर ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहल और टोबैको का यूज़ किया है तो उससे हो सकता है। दूसरा है कि मान लो प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। लेड एक्सपोजर अगर बच्चों को छोटे में हो जाता है तो भी ADHD का होने का चांस रहता है। ब्रेन इंजरीज, बचपन में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई ब्रेन की और वो पार्ट इफेक्ट हो गया तो उसमें भी ADHD होने का चांस रहता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो आप कह दो पहला हो गया इनअटेंशन। उनका जो है ना अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। आप उनको अटेंशन में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो गेम्स हो, कोई होमवर्क हो और या फिर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं स्कूल में तो वो और या घर में तो वो उसको बहुत अटेंटिवली सुन नहीं पाते या कह दो आप फोकस नहीं कर पाते। और जो इंस्ट्रक्शन वो सुनते भी हैं, जैसे आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ दे दोगे तो उनको समझ नहीं आता है और ठीक से समझ नहीं पाते हैं। दूसरा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो है ना छोटे इंस्ट्रक्शन तो वो फॉलो कर लेते हैं, अगर इंस्ट्रक्शन को है ना बहुत देर तक ध्यान नहीं दे पाते और जल्दी भूल भी जाते हैं। और दूसरा है सिम्टम्स में हाइपर एक्टिविटी, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। जैसे आप कह दो एक रेस्टलेसनेस होती है और वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। उनको जो है ना आप कह दो कि एक जगह बैठ के काम करना उनके लिए मुश्किल है, तो उनको जो है ना थोड़ी थोड़ी देर में उठ के मूव करते रहते हैं इधर उधर। जैसे आपने कुछ काम करने को दिया है तो वो होमवर्क जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना 15 मिनट आधा घंटा उससे ज़्यादा लगातार बैठ ही नहीं सकते। वो उठ के तुरंत जो है ना 15 मिनट और आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा है मतलब उनके लिए बैठना। तो वो जो है ना फिर वो छोड़ के कुछ और काम करने लगते हैं, कुछ रन अराउंड करते हैं, फिर आके फिर थोड़ी देर में जो है ना काम करते हैं। तो उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है जो उनको मूव करने के लिए आप ये कह दो उनको मजबूर कर देती है। और वो बहुत टॉकेटिव भी होते हैं, वो बहुत बोलते हैं, बहुत बात करते हैं। तीसरा हो गया इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी में हो गया कि उनको अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं होता है। वो जो है ना डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। और जैसे कई लोग बात कर रहे हैं या दो तीन लोग बात कर रहे हैं तो उनको जो है ना वो लेंदी जो बातें चल रही हैं उसको इंटरप्ट करने की आदत है। वो जो है ना वो सुन नहीं सकते हैं, उनको इंटरप्ट करना है दूसरों को ताकि वो अपनी बात कह सकें या अपनी बात को बहुत जल्दी जल्दी बोलते भी हैं। चौथा जो है डिफिकल्टी इन विथ फोकस। सो ये जो फोकस का जो आप कह दो किसी टास्क पे फोकस नहीं कर पाते उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। और यही सबसे ज़्यादा एक्चुअली नोटिस किया जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में जब उनको काम करना पड़ता है, लेंदी काम और बैठ के काम करना पड़ता है, तो ये जो है सिम्टम्स बहुत क्लियरली नज़र आते हैं क्योंकि वो बोरिंग और लेंदी काम उनके लिए आप ये कह दो कि वो नहीं कर पाते, वो उसको स्किप करते हैं। तो और क्योंकि उनके फोकस में प्रॉब्लम है, उनके अटेंशन में प्रॉब्लम है, तो कोई भी टास्क है जो अगर बोरिंग है और बहुत लंबा है तो उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी अगर असेसमेंट की बात करें कि इसको असेस कैसे किया जाता है तो पहला तो वही है आप पीडियाट्रिशियन और स्पेशलिस्ट से मिलिए।
आपको लगता है कि आपके बच्चे के ये सिम्टम्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, और तो आप जाके पीडियाट्रिशियन या स्पेशलिस्ट से मिलिए, और तो वो मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे और उसके बेसिस पे असेसमेंट जो है ना रिकमेंड करेंगे। दूसरा हो गया कि जो असेसमेंट होता है बिहेवियर ऑब्जर्वेशन होता है, तो इसमें क्या है ना कि बिहेवियर को होम और स्कूल दोनों जगह ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बेसिस पे जो है ना असेसमेंट दिया जाता है। तीसरा होता है स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन आयर, तो पेरेंट्स से और टीचर से जो है ना फीडबैक लेने के लिए एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन आयर यूज़ किया जाता है, जिसको कॉर्नर्स रेटिंग स्केल कहते हैं। तो उस क्वेश्चन आंसर के बाद जो है ना थोड़ी अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है या नहीं है। चौथा हो गया साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये कुछ बच्चों के लिए अगर ज़रूरत होती है एडवांस लेवल पे, तो ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है। इसमें जो है ना उनकी कॉग्निटिव स्किल, उनके अटेंशन और उनके बिहेवियर को जो है ना इवेलुएट किया जाता है, उसके हिसाब से उसको प्लान दिया जाता है। अब पेरेंटल गाइड पे आते हैं। तो पेरेंटल गाइड है कि आप क्या कर सकते हैं अगर मान लीजिए आपके बच्चे को ADHD है और डायग्नोज हो गया है, और तो आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। पहला हो गया स्ट्रक्चर्ड रूटीन। तो स्ट्रक्चर रूटीन देने से जो है ना उनको पता होना चाहिए किस टाइम पे क्या काम करना। उससे क्या होता है ना उनको अच्छा होता है और इम्प्रूव होता है, और दूसरा उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी इम्प्रूव होती हैं, तो वो अपने को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, जो कि एक बड़ा इशू है हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए। दूसरा हो गया जो है ना ब्रेक डाउन द टास्क। उनको बहुत सारे टास्क एक साथ मत दीजिए, क्योंकि वो जो है ना वो उसको नहीं डील कर पाते, तो उनको जो है ना स्मॉलर स्मॉलर टास्क दीजिए। तो जो भी इंस्ट्रक्शन भी आप दे रहे हैं तो उनको स्मॉल चंक्स में काम दीजिए, स्मॉल चंक्स में इंस्ट्रक्शन दीजिए, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दीजिए जो वो इजीली फॉलो कर सकते हैं और अपने स्लो पेस से कर सकते हैं। लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन, जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं या होमवर्क कर रहे हैं तो उनका डिस्ट्रैक्शन जो है ना बहुत लिमिटेड होना चाहिए। उनका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वो बैठ के टेबल एंड चेयर पे अपना होमवर्क करें, और वो ना तो विंडो के पास होना चाहिए और ना आसपास कोई भी, आप ये कह दो रेडियो, टीवी, मोबाइल, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऐसे टॉयज या कुछ भी जो साउंड आती हो कहीं भी से भी, तो वो जो है ना उनका डिस्ट्रैक्शन रोकना है उनको बिठाने के लिए। आप अगर उनके साथ बैठ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि आप भी उनके साथ इन्वॉल्व रहिए। उनको जो है ना ये नहीं कि वो काम कर रहे हैं और आप मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि वो भी उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं उसमें से साउंड आ रही है तो वो फोकस होके अपना काम नहीं कर पाते हैं, और ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या हो गया कि आप जैसे आप कह दो कि इन बच्चों को समझना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो आपको कामली और पेशेंटली उनके साथ डील करना है और उनको समझने की कोशिश करनी है। तो अगर आप काम होके उनको चीज़ें समझाएंगे, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देंगे, छोटे छोटे काम देंगे, तो उनको भी समझना इजी होगा और उनके लिए करना भी इजी होगा, और आपको भी समझना होगा कि आ, जो है ना उनकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है। वो जो आप कई सारी चीज़ें बोल देते हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको भी काम रखना है, क्योंकि आपको लगता है अरे ये इतना सा बोला, ये नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना है, आपको कामली डील करना है कि हाँ वो नहीं समझ सकते। ये फैक्ट है कि आप अगर उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देंगे उनको नहीं समझ आएगा, और वो क्या है ना कि इनिशियली जिस पे उन्होंने फोकस और अटेंशन दिया है सिर्फ वो ही इंस्ट्रक्शन को वो याद रखेंगे, और उनकी क्योंकि इनके अंदर फॉरगेटफुलनेस होती है तो वो भूल भी जल्दी जाते हैं, तो उनको रिमाइंड कराना भी आपका काम है। तो पेशेंटली डील करना है उनके साथ, कामली डील करना है। तो ये चीज़ों का आप एज ए पेरेंट ध्यान रख सकते हैं। दूसरा क्या है ना, स्कूल इंटरवेंशन में आप अगर बच्चा आपका स्पेशल स्कूल जाता है तो अच्छा ही है, उनके पास तो प्लान इन प्लेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है जो है ना IEPs बनाते हैं, कोई भी स्कूल जाते हैं तो आप, क्योंकि स्पेशल टीचर्स मोस्टली स्कूल में होते हैं, तो IEPs होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। तो उसमें क्या होता है ना उनके हिसाब से उनका एजुकेशनल प्लान बनाया जाता है कि उनको जैसे होता है छोटे काम दिए जाते हैं और मैनेजेबल काम दिए जाते हैं,
ताकि वो क्लास में भी अटेंटिव रह सके और क्लास में भी काम कर सके और होमवर्क भी कर सके। तो इस तरह का उनका जो है ना स्कूल में कैसे करना है वो प्लान बनाया जाता है, उसको आईईपीस कहते हैं। दूसरा हो गया बिहेवियर थेरेपी एंड सपोर्ट। कुछ बच्चों में बिहेवियर के बहुत इशू होते हैं बेसिकली, क्योंकि आप कह दो उनके इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं है, टीचर्स को लगता है ये मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली उनका उस पर कंट्रोल नहीं है। तो बिहेवियर थेरेपी का अगर जो है ना टीचर्स, जो स्पेशल टीचर्स हैं या फिर नॉर्मल स्कूल में जो भी टीचर हैं, अगर वो उसकी टेक्निक्स पे कुछ ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उनको उन बच्चों को क्लास में मैनेज करना इजी हो जाता है। और क्या होता है कि वो उनके उनके अटेंशन को कैसे ग्रैब करना है और उनको कैसे क्लास में काम कराना है वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तीसरा हो गया मूवमेंट ब्रेक। तो जैसे आपको पता है कि इन बच्चों को मूव करना होता है, उनको मूवमेंट ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लगातार कोई काम नहीं कर सकते हैं, उनको जो है ना मूव करना होता है। तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपना जो लेसन प्लान है वो ऐसे डिज़ाइन करें जिसमें वो एक्टिविटी भी इन्वॉल्व करें। तो जब डिफरेंट एक्टिविटी से कोई चीज़ समझाएंगे उनको समझ भी इजीली आएगी, दूसरा उनको मूवमेंट ब्रेक भी मिल जाएगा। अगर आपका थियरी क्लास है और आप बहुत लंबा कुछ लिखने को दे रहे हैं या नोट्स दे रहे हैं जो लगातार 30 मिनट उनके लिए बहुत मुश्किल है, या 40 मिनट की क्लास में लिखना बहुत मुश्किल है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अगर आप एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं तो उन बच्चों को समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है और वो फोकस भी देते हैं, क्योंकि मूवमेंट उन्हें चाहिए। और वो मूवमेंट के बाद उनका जो है ना, आप कहते हैं एक फोकस का टाइम आता है, फिर फोकस जो है ना चला जाता है, कुछ टाइम बाद फिर आता है। तो आपको वो मूवमेंट ब्रेक देके उनके जो फोकस और अटेंशन को है ना ग्रैब करते रहना है बीच बीच में। हो गया मॉडिफाइड होमवर्क। तो उनको जो होमवर्क है ना, तो छोटे छोटे होमवर्क दीजिए, और जैसे कहते हैं ना कि उसको ऐसे दीजिए कि मैनेजेबल चंक्स में दीजिए, ऐसे दीजिए कि वो मैनेज कर सके वो होमवर्क। छोटा छोटा होमवर्क दीजिए। अगर एक्टिविटी बुक है तो 1 पेज, जो भी 5-10 मिनट से ज़्यादा का होमवर्क उनके लिए करना मुश्किल होता है। अब क्लास स्कूल में देखिए इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट का अगर वो करने बैठते हैं तो उसके लिए उन्हें कम से कम 2 घंटे, 1.5-2 घंटे का टाइम चाहिए होता है, जो उनके लिए मैनेज करना मुश्किल है। तो अगर सारे ही सब्जेक्ट में उनको छोटा छोटा होमवर्क दिया जाए, जैसे मान लो एक होमवर्क जो है ना 10 मिनट में हो जाता है, तो उनको छोटा होमवर्क दिया, उन्होंने 10 मिनट दिया। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें इनको ब्रेक दें, लगातार उनको होमवर्क करने के लिए फोर्स मत करें। तो उनको अगर उन्होंने होमवर्क एक सब्जेक्ट का होमवर्क कर लिया, ठीक है, उनको ब्रेक दें, थोड़ा सा मूव करने दें, कुछ खाना चाहते हैं खाने दें, या कुछ 10 मिनट के लिए उनको जो है ना फिजिकली कोई फिजिकल एक्टिविटी दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, उनकी एनर्जी यूज होगी और उसके बाद फिर से जो है ना वो आके बैठ के जो है ना काम करे। तो ये ब्रेक देना जरूरी है। तो इसलिए होमवर्क जो है ना छोटे दीजिए और मैनेजेबल फॉर्म में दीजिए, ताकि वो इजीली कर पाए। एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी था मैंने आपको सब बता दिया। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो हाइपर एक्टिविटी है वो आप ये कह दो उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को आपको कैसे यूज करना है और कैसे चैनलाइज करना है ये जानना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं उनको कि ये करने से उनको जो है ना कैसे उनकी एनर्जी को आप चैनलाइज कर सकते हैं। जिस दिन आप ये करना समझ जाएंगे ना, उस दिन वो आप बहुत अच्छे से उनको समझ भी पाएंगे और उनके अटेंशन और फोकस को इम्प्रूव भी करा पाएंगे, जिसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम आती है उनके एजुकेशनल अचीवमेंट में आती है, ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन एंड उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्मॉल इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाते हैं, उनका जल्दी भूल भी जाते हैं। तो रिपीटिशन जो है ना इम्पोर्टेंट है, तो उनको रिपीट कराना, और कोई कॉन्सेप्ट है अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको कई बारी समझाना, डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू समझाना।
तो इसमें आप जो है ना उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में टीचर मैनेज करती है, लेकिन टीचर के सामने भी 30-40 बच्चे अगर होते हैं तो कई बार उतना अटेंशन देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर टीचर एक्टिविटी इन्वॉल्व कर देती है तो बहुत ही अच्छा होता है, ये बच्चे बहुत ईजिली समझ पाते हैं। लेकिन अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये जो काम है ना एज ए पेरेंट आपको करना होगा, कि उनको जो भी होमवर्क वो कर रहे हैं या जो भी स्कूल में उन्होंने करा है, अगर उनको समझ नहीं आ रहा तो आपको जो है ना, मे बी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि इस चीज़ को उनको कैसे समझाया जा सकता है। तो उस पे आप काम करिए। और उनकी जो है ना कोशिश ये करिए, जैसे कहा कि एनर्जी ज़्यादा है, तो आप उनकी जो एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उनको किसी स्पोर्ट्स में भी डालिए। उनको जब वो खेलते हैं उनकी एनर्जी यूज़ होती है तो वो जो है ना उनका अटेंशन भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि बेसिकली इनडायरेक्टली यू आर चैनलाइजिंग द एनर्जी। जी के डेटा की बात करूं जो ग्लोबली ये कितने बच्चों को अफेक्ट करता है, तो जो अकॉर्डिंग टू APA अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन और अदर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अराउंड 5 to 7% चिल्ड्रन जो है ना ग्लोबली इससे अफेक्टेड हैं। आप ये कह दो 1 in 20 चिल्ड्रन जो है ना ग्लोबली जो ADHD फेस कर रहे हैं। और इसमें जो रेशियो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का वो 2:1 है। दैट मीन्स दो बॉयज़ एंड 1 गर्ल ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उसका मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि जो गर्ल्स हैं वो उनका जो है ना डायग्नोज नहीं होता है, बहुत लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर वो बहुत फ्रिक्वेंटली सामने नहीं आती हैं उनकी डायग्नोसिस। तो इस वजह से भी ये डेटा जो है ना हो सकता है अफेक्टेड हो। लेकिन जितना अभी तक का जो है वो रेशियो ये है। और अगर ये जो है ना अगर सही टाइम पे इसका इंटरवेंशन नहीं हुआ, सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो 60 to 80% चिल्ड्रन जिनको ADHD होता है वो उनके एडल्टहुड में भी उनको अफेक्ट करता है, और वो सिम्टम्स जो है ना वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसका जो है ना बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। तो डेली लाइफ में भी इनका जो है ना बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। तो राइट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन भी बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको एड्रेस करें। तब तक के लिए इतना ही। ओके, नमस्कार, बाय बाय।